हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हम लोग कूलम्स लॉ में ये पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे किस तरह का फोर्स अप्लाई करता है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का Q चार्ज है, ठीक है, और हम इसके पास एक छोटा सा कोई चार्ज लेके आते हैं। दैट चार्ज इज कॉल्ड एज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो दिस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्जन ड्यू टू दिस चार्ज। मतलब कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर मान लेते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां पे रखा हुआ है, तो इट विल अप्लाई अ रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन। अगर यहां पे रखते हैं तो इट विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। इसी तरह से यहां पे रखते हैं तो इट विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक जानने वाली चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेट करती है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास एक एरिया डेवलप करता है जिसमें कोई अदर चार्ज अगर आता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर आने वाले चार्ज की पोलैरिटी सेम पोलैरिटी का है, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और आने वाला चार्ज भी पॉजिटिव पोलैरिटी का है, तो डेफिनेटली इट विल गिव हिम अ रिपल्सिव फोर्स, इट विल रिपल दैट चार्ज। और अगर आने वाला फोर्स नेगेटिव पोलैरिटी का है और ये हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी का, तो इट विल अट्रैक्ट दैट फोर्स। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, रेडियल एंड आउटवर्ड। मतलब कि इसकी फील्ड में आने वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट we can conclude that electric field due to positive charge is always radial and outward। इसको आप लोग नोट करें। अब हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होगी। तो यहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, मतलब कि एक ऐसा चार्ज जिसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है। दैट मींस कि दैट चार्ज कैन नॉट अट्रैक्ट नीदर रिपेल एनी अदर चार्ज, बट दैट चार्ज कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय द अदर चार्जेस। ठीक है, तो हम इसके यहाँ पे मान लीजिए हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो ऑब्वियसली इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा तो ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्ट। इसी तरह से यहाँ पे देखा इट विल अट्रैक्ट, यहाँ पे देखा तो इट विल अट्रैक्ट, यहाँ पे देखा तो इट विल अट्रैक्ट, यहाँ पे देखा तो इट विल अट्रैक्ट। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है रेडियल एंड इनवर्ड। ठीक है, इसे आप लोग नोट करो। तो एक चीज ये समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रेडियली इनवर्ड। इसे आप लोग नोट करें। ठीक, हाँ, तो हमने ये चीज पढ़ी कि पॉजिटिव चार्ज हैज रेडियल एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड and negative charge has radial and inward electric field। अब एक बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इन अदर वर्ड्स, अगर हम लोग इसे दूसरे सेंस में समझना चाहें
कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे कोई मेन चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि किस फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. If we denote it in vector form, we can say that this is the direction of force and limit q naught is tending to 0. अब हम लोग जानेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या है. ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, मतलब कि दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वन. दिस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द फील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर चार्ज. और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होती, ये दूसरों की फील्ड में जाके अट्रैक्ट या रिपेल्ड हो सकता है, लेकिन ये खुद किसी को ना तो अट्रैक्ट कर सकता है और ना ही किसी को रिपेल कर सकता है. तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, या ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. ओके, और यूनिट इसकी बनेगी न्यूटन पर कूलम. और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो न्यूटन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T-2 और इसका होता है ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां से नोट कर सकते हो. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. मतलब ये कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और उससे एक डेफिनेट डिस्टेंस r पे किसी p पॉइंट पे हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाके यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि व्हाट मैग्नीट्यूड व्हाट क्वांटिटी ऑफ फोर्स दिस चार्ज इज अप्लाइंग ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लगा के देखते हैं. तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में. और हमें लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द q1 मतलब कि ये और द q2 मतलब कि ये अपॉन r. अब हमें अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे E इज इक्वल्स टू, लिखेंगे सिंस E इज इक्वल टू F अपॉन Q, दैट मीन्स F इज इक्वल टू वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर एंड दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 1/4. तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम. यहाँ से ये चीज़ आप नोट कर सकते हो. ठीक है, तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दैट चार्ज इज गिवन बाय द रिलेशन E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम. इसे आप लोग नोट करें. तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q बाई r स्क्वायर. q क्या है, जिस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी थी, और r स्क्वायर क्या है, दैट मीन मतलब कि r क्या है कि जितनी डिस्टेंस पे इस चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी थी. तो अगर हम ये देखें, इनका ग्राफ देखें कि डिस्टेंस के हिसाब से ये कैसे वेरी कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दैट मीन्स कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, मतलब कि चार्ज से आप दूर जाते जाओगे, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी स्क्वायर के फॉर्म में, और अगर चार्ज के करीब आते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ती जाएगी. तो इसका अगर हम एक रिलेशन बनाएं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो यहाँ से कुछ ये ग्राफ ऐसे बनेगा इनवर्स स्क्वायर में. जैसे जैसे देखो डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस की एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी हमारे पास, और उस चार्ज की वजह से, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है, मान लीजिए यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और यहाँ पे ये है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जा रही है और इन्फिनिटी पे आके ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. इन्फिनिटी पे आके ये जीरो हो जाएगी. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में.
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो पहला पॉइंट होता है हमारा लीनियर चार्ज, लीनियर सरफेस, और थर्ड पॉइंट इज योर, ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होता है जैसे कि वायर वगैरह हो गई, और ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होता है जैसे कि आपका शीट वगैरह हो गई, और ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होता है जैसे आपका क्यूब या क्यूबॉइड या स्फेयर। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब कि अगर किसी पतली सी वायर पे जिसका डायमीटर नेग्लिजिबल हो उस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बात आती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें क्या होता है कि किसी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा बोर्ड है, ये टू डायमेंशन, इट हैज टू डायमेंशन, एक लेंथ है और एक इसकी ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो दैट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कॉल्ड एज योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी शीट वगैरह पे भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी। फिर आता है वॉल्यूम, जैसे कि किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे, मतलब कि आपका किसी क्यूब पे, जैसे कि आपका किसी क्यूबॉइड पे, या फिर देख सकते हैं आपकी जैसे किसी स्फेरिकल बॉल पे। तो तीन है। अब हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। तो ये भी तीन तरह की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, और चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर बात आती है सरफेस की, मतलब कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और क्या होता है यहाँ पे? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब कि एरिया। फिर बात आती है वॉल्यूम की, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं चार्ज डेंसिटीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मान लेते हैं ये कोई एल लेंथ का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने इसके इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट डीएल की वजह से इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हुई। तो हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब लीनियर चार्ज है तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, दैट मीन्स कि लीनियर ऑब्जेक्ट है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है यहाँ पे? dl। तो हमारा यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा टाइम द dl। लैम्डा क्या है हमारा? चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, अगर इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट है तो हमें इंटीग्रेट करके टोटल का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल हमने कर दिया और यहाँ पे हमने q की जगह पे क्या कर दिया? लैम्डा dl लिख दिया। अब मान लेते हैं ये कोई टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कोई शीट है जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है r डिस्टेंस पे p पॉइंट। तो सेम काम वहां पे भी किया, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी और चार्ज अपॉन एरिया, अगर इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की जगह पे हमने ये रख दिया, पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या है कि छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स का समेशन है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर बात आती है कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई क्यूब है और उस पर उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? रो, मतलब कि Q अपॉन dV। इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट लिया है, r डिस्टेंस पे हमें P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा? रो dV, और हमने Q की जगह पे सिंपली ये रख दिया, बाकी इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू द इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स जितने भी हैं उन सबका समेशन क्या है? इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसे आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हम लोगों ने शायद आप लोगों ने क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह। इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि जब दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, आप गौर करिएगा, when two charges which are having same magnitude but different polarity are kept at a very small distance and the system is called as electric dipole. An electric dipole is the vector quantity and its direction can be
फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दैट मीन्स कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल उस सिस्टम को कहते हैं जहां पे दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन उनकी पोलैरिटीज डिफरेंट हो, वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे रखे हों, तो दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि ये पूरा सेट, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इट्स फॉर्मूला कैन बी गिवन बाय P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे L भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको आगे लेक्चर में पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे 2L क्यों लेते हैं। जनरली क्या होता है कि 2L को अगर हम दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहें, मतलब कि अगर हम यहाँ से बीच से डिस्टेंस लेना चाहें तो हमें आसानी होगी L और L में, बनिस्बत के हम L लें और फिर L/2 L/2 में लें, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल चीज़ें हमारे दिमाग में इरिटेशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। और इसीलिए हमने ये चीज़ क्लियरली लिख दिया है कि आप लोग न्यूमेरिकल करते वक्त कहीं ये ना सोचे कि जो भी आपको डिस्टेंस दी हो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर कोई पूछे व्हाट इज डाइपोल, तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या बताएंगे आप? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एंड हर डिस्टेंस के लिए डाइपोल नहीं बनता कि एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज अमेरिका में रखा है तो डाइपोल बन गया। नहीं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटी होनी चाहिए, हाँ, बट दैट डिस्टेंस शुड बी फाइनाइट। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, दो तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, मतलब कि दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछा जा सकता है। एक तो ये कि जिस एक्सिस में आपका डाइपोल है उसी एक्सिस में या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में कहीं पे पूछ ले कि भाई डाइपोल से इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो एक्सियल आप लोग समझ गए कि उसी के एक्सिस में, मतलब अगर ये डाइपोल हमारा ऐसे अलाइंड है, वर्टिकली रखा हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, तो एक्सियल क्या होगा? इसी की एक्सिस पे, ऊपर या नीचे। यहाँ पे हमारे पास कहाँ रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टली रखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक डाइपोल है। सिंपली हम लोग जानते हैं, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक डाइपोल था, मतलब एक नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज और एक पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 2L है। और जब इस 2L को स्प्लिट करेंगे दो इक्वल पार्ट्स में तो क्या आ जाएगा? L और L। अब मान लो इस डाइपोल के सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से दिया जाता है, सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट लाई कर रहा है, वहां पे हमें क्या पता करना है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी? तो अगर हम देखें तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर सेंटर से R है और ये डिस्टेंस हमारी L निकल गई तो ये कितना बचेगा? R माइनस L। और अगर इस चार्ज से डिस्टेंस पता करें तो यहाँ तक तो हमारा R है और ये दो इक्वल पार्ट में ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, यहाँ तक R है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? R प्लस L। मतलब जब हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग ये डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस L, और इस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो कितनी लेंगे? R प्लस L लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर होगी। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रेडियल एंड आउटवर्ड। तो हमने E1 को क्या बना दिया? बाहर की तरफ बना दिया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होती है? ऑलवेज रेडियल एंड इनवर्ड। तो इसे हमने अंदर की तरफ बना दिया। दो अपोजिट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जब भी दो फोर्सेज या दो भी फील्ड या दो भी कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसमें क्या करते हैं? बड़े वाले को छोटे वाले में से घटा देते हैं। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे E1 माइनस E2 क्यों कर रहे हैं? E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं। तो हम एक चीज आपको याद दिला दें कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी बनिस्बत इसके। इस वजह से ये चार्ज की फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी, और इस चार्ज की फील्ड वहां पे क्या होगी? कम होगी। इसलिए हम E1 माइनस E2 कर रहे हैं। एक्चुअल में ये ऐसे होना चाहिए आपका E1 डिफरेंस ऑफ E2, लेकिन हम लोग को ये चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग वर्बली, इसलिए यहाँ पे E1 माइनस E2 लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि E इज इक्वल टू है कितना? E1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है? Q बाई डिस्टेंस कितनी लेंगे? R माइनस L का
होल स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे E2 लेंगे, मतलब 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का, मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही वाली डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लेंगे डिस्टेंस लेंगे। बस यहीं पे ये डेरिवेशन ऑलमोस्ट फिनिश है, बस सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा, आप देख सकते हो कि ये पूरा पोर्शन कॉमन ले सकते हैं आप, दैट मीन्स कि E इज इक्वल्स टू Q बाई 4πε0, यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इनको अब सॉल्व करेंगे हम, मतलब कि Q/4πε0 r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग नोट करेंगे। हाँ, अब इस रिलेशन को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr। ठीक है, और नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी की वजह से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2lr कितना हो जाएगा आपका 4lr। अब आप एक चीज यहां पे याद कर सकते हो कि सिंस P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, तो इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 इंटू 2 इंटू 2LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। अब हमें पता है कि Q इंटू 2L हमारा मतलब ये हमारा Q और ये हमारा 2L, ये कंबाइंड होके क्या बन जाएगा आपका P बन जाएगा। तो यहां से एक चीज हम लोग निकाल सकते हैं कि 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हमारा P बन गया और ये 2PR हो गया। ठीक है, अगर हम ये बात सोचिए कि इफ our R is very greater than L, ठीक है, तो हमारा R अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब L तो मैंने बताया है ना कि बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में होती है, और अगर हमारा R 2 मीटर 3 मीटर है तो मिलीमीटर और सिंपली मीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इतनी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ से हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नियरली इक्वल टू 0। तो जब एल स्क्वायर आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका 1/4πε0, या इसको यहाँ पे रहने देते हैं, ये assumption किया है तो यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा कि 1/4πε0 2PR अपॉन R की पावर 4, एक R कट जाएगा R क्यों आ जाएगा। तो फाइनली हमको जो रिजल्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस वो मिलेगा 1/4πε0 टाइम्स 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। मतलब ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। मतलब कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए डाइपोल रखा हुआ है, और डाइपोल को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज और एक पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज सेम मैग्नीट्यूड पे 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, मान लेते हैं किसी P पॉइंट पे हमें डाइपोल पूछ रहा है। तो अब हम पहला काम ये करेंगे, देखेंगे कि सेंटर पे ये डिस्टेंस हमेशा देता है। ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस देता है और इस डिस्टेंस को भी हम लोग लिखेंगे और इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे। अब इस P पॉइंट पे जो कि इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल पे लाई कर रहा है,
हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें पार्ट ए, तो L और L में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें अब देखनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई अगर पी पॉइंट पे देखा जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की तरफ होगी, मतलब कि इनवर्ड, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। ठीक है, अब इसके रिजल्टेंट को हम लोग जरा बनाने की कोशिश करेंगे अलग से। इतना आप लोग पहले नोट कर लें। ये आपका एंगल थीटा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक फील्ड हमको ये मिल रही है E1 और एक फील्ड हमको ये मिल रही है E2। इस डायग्राम से थोड़ा सा हट के हम लोग काम करेंगे अलग से। तो ये हमारा E2 है और ये हमारा क्या है, ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और यहाँ पे इनका एंगल क्या है, थीटा है। तो इस E2 का बेस वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, E2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, E2 sin थीटा। और इस E1 का भी बेस वाला कंपोनेंट यही बनेगा, और क्या बनेगा, E1 cos थीटा, और इसका बेस परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा आपका E1 sin थीटा। तो आप देख सकते हो दोनों ही फील्ड की सेंटर से डिस्टेंस सेम है, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी पाइथागोरस से, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये भी क्या होगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर हो गई, हमें ये पता चल गया कि E1 और E2 सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इनके मतलब दोनों के साइन कंपोनेंट्स क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो हमें नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो होगी आपकी E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ऐसे लिखिए, देख लीजिए, या इसको आप अगर सिंपल सेंस में समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो होगी वो होगी E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से हम अगर E को फाइंड करना चाहें तो E1 प्लस E2 और ये cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि E1 और E2 है क्या। E1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये चीज जब ऑलरेडी रूट में है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी स्क्वायर की वजह से। E1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये यहाँ पे ऑलरेडी ये मिलेगा आपको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन द सेम वे हमें E2 चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ये हमारा E2 वाला है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर अगर लगा है होल स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे E1 प्लस E2 कर दें तो सेम चीजें दो बार है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये चीज समझने वाली है कि दोनों चीजें सेम है, तो सेम चीजों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 2 टाइम्स हो जाएगा चीज का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे cos थीटा के बारे में। cos थीटा क्या होता है भाई, किसी भी ट्राइंगल का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मींस कि चाहे यहां से फाइंड कर सकते हैं, बेस ये आपका L है और हाइपोटेन्यूज ये है। दैट मींस कि cos थीटा आपका बनेगा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, या आप इसकी पावर को हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें अच्छी तरह से पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उस कॉस थीटा और E1 प्लस E2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें E1 प्लस E2 की वैल्यू मिलेगी 2 टाइम्स दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ट्राइंगल के हेल्प से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो हमने इस इक्वेशन में E1 प्लस E2 की वैल्यू रख दी और cos थीटा की वैल्यू रख दी। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सिंस डाइपोल इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इनटू PL।
ठीक है, Q आपका ये है और 2 टाइम्स द L ये है, तो आपकी क्या बन जाएगा, मतलब बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसको एक साथ ही लिख लेते हैं 2L3, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये पावर हाफ है और थीटा की वैल्यू है ना, ये यहाँ पे हमने रखा है, अब ये इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब कि r² प्लस L² की पावर 1 + 1 बनेगी, ठीक है, तो आपका E क्या हो जाएगा, 2L × Q या Q × 2L, मतलब आपका ये P बन चुका है, मतलब ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। अब यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेशन लें, मतलब कि हमारा जो L है, या कहें कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, L² और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं कि L² इज नियरली इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये R² की पावर 3/2 है। देखते हैं क्या होता है आगे। R² की पावर 3/2, और पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये हमें फाइनल रिलेशन यहाँ से मिल गया कि P/R3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू, ये कुछ हमारा क्वेश्चन था, मतलब कि डेरिवेशन हमने यहीं से स्टार्ट किया था, तो आप देख सकते हो। तो हमारे पास अब ये रिलेशन आ चुका है कि इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, मतलब कि कुछ ऐसा हमारे पास डायग्राम था। और दूसरा क्या है, एक्सियल पे हम ऑलरेडी जानते हैं, निकाल चुके हैं, इस चीज को ड्राइव कर चुके हैं कि 2 टाइम्स द P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ न्यूटन पर कूलम। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि these are nothing, E axial is nothing but the twice of E equatorial। तो यहाँ से एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि E axial is equal to 2 times the E equatorial। देख सकते हैं सिर्फ 2 का ही फर्क है, बाकी सेम चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, बस यहाँ पे ट्वाइस है। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग ये भी ड्राइव कर सकते हैं। इसे नोट करें आप।